तर्कशास्त्र विषयक हमारे आज के व्याख्यान का विषय है तर्कशास्त्र के अंतर्गत प्रासंगिक तर्क दोष के विभिन्न प्रकार। हमने अपने इससे पूर्व के व्याख्यान में प्रासंगिक तर्क दोष के स्वरूप की विवेचना करते हुए ये स्पष्ट किया था कि जिन युक्तियों के आधार वाक्य अपने निष्कर्ष के लिए तार्किक रूप से अप्रासंगिक हो जाते हैं, उनमें प्रासंगिक तर्क दोष पाया जाता है, जिसे अंग्रेजी में फैलेसी ऑफ रिलेवेंस की संज्ञा भी दी जाती है। प्रासंगिक तर्क दोष के कुछ प्रकारों की विवेचना हमने अपने इससे पूर्व के व्याख्यान में की थी, जो इस प्रकार हैं। प्रथम था मुष्टि युक्ति तर्क दोष, जिसे लैटिन में आर्ग्यूमेंटम एड डेकुलम की संज्ञा दी जाती है। द्वितीय जो व्यक्तिपरक युक्ति तर्क दोष, जिसे आर्ग्यूमेंटम एड होमिनेम की संज्ञा दी जाती है। इसके भी हमने दो प्रकारों की विवेचना की थी, लांछनात्मक व्यक्तिपरक युक्ति तर्क दोष और परिस्थित्यात्मक व्यक्तिपरक युक्ति तर्क दोष। तीसरा जो हमने तर्क दोष पढ़ा था वह था अज्ञान मूलक तर्क दोष। अज्ञान मूलक युक्ति तर्क दोष को लैटिन भाषा में आर्ग्यूमेंटम एड इग्नोरेंटम की संज्ञा दी जाती है। और चतुर्थ जो था वह था दया मूलक युक्ति तर्क दोष, जिसे लैटिन भाषा में आर्ग्यूमेंटम एड मिजरिकॉर्डिया की संज्ञा दी गई है। आज हम जिन तर्क वाक्यों के प्रासंगिक तर्क वाक्यों के जिन प्रकारों की विवेचना करेंगे वे इस प्रकार हैं। एक तो है लोकोत्तेजक तर्क युक्ति दोष, जिसे आर्ग्यूमेंटम एड पॉपुलम की संज्ञा दी जाती है। जब किसी कथन को तार्किकता के आधार पर सिद्ध नहीं करके राष्ट्र प्रेम, धार्मिक श्रद्धा, दया, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत आदि के आधार पर जब जन साधारण की भावनाओं को उत्तेजित करने का प्रयास किया जाता है, तो उस तर्क में या कथन में जो है लोकोत्तेजक तर्क युक्ति दोष पाया जाता है। सामान्यतः इस तर्क दोष में जन सामान्य की भावनाओं को उत्तेजित कर उन्हें किसी कार्य को करने के लिए भड़काया जाता है। जैसे कि हम राजनीति के क्षेत्र में और धार्मिकता के क्षेत्र में कई बार इस तर्क दोष का प्रयोग देखते हैं। जैसे कि राजनीति के क्षेत्र में हम देखते हैं कि जब चुनावी सभाएं होती हैं तो राजनेता है जो जनसाधारण के मत प्राप्त करने के लिए उन्हें किसी न किसी अपने तर्क में जो होते हैं उनके द्वारा उनकी भावनाओं को उत्तेजित करने का प्रयास करते हैं। इसी प्रकार हम धार्मिकता के क्षेत्र में भी देखते हैं कि जब कोई धार्मिक व्यक्ति अपने धर्म विशेष को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए या अपने धर्म को जो है अन्य धर्मों की अपेक्षा श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए जन साधारण के समक्ष अपने धर्म की महत्ता को स्पष्ट करते हुए उनमें धार्मिक श्रद्धा और धार्मिक जो मनोभाव हैं उन्हें जागृत करके उन्हें उत्तेजित करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार जो लोकोत्तेजक युक्ति है उसमें सामान्यतः जन साधारण की भावनाओं को उत्तेजित करने का प्रयास किया जाता है। जन साधारण को किसी विषय वस्तु को स्पष्ट करने के लिए जब तार्किकता का सहारा नहीं लेकर उनको उत्तेजना के माध्यम से उनकी भावनाओं या उनके संवेगों को उत्तेजित किया जाता है, तो उसे हम लोकोत्तेजक तर्क युक्ति दोष कहते हैं। जैसा कि अभी हमने स्पष्ट किया कि सामान्यतः राजनीतिक क्षेत्र या धार्मिकता के क्षेत्र में इन युक्तियों का प्रयोग किया जाता है। जो हमारा इससे दूसरा जो हमारा प्रासंगिक तर्क दोष है आज का, वह है हमारा श्रद्धा मूलक युक्ति तर्क दोष। श्रद्धा मूलक युक्ति तर्क दोष जो है उसे आर्ग्यूमेंटम एड वर्केंडियम की संज्ञा
दी जाती है। सामान्यतः जब किसी व्यक्ति के कथन को तार्किकता के आधार पर सिद्ध नहीं करके उस व्यक्ति के प्रति श्रद्धा एवं आदर का भाव जागृत करते हुए कोई कथन किया जाता है तो उसमें हम श्रद्धामूलक युक्ति तर्क दोष देखते हैं। यहाँ ये स्पष्ट करना आवश्यक है कि श्रद्धामूलक युक्ति तर्क दोष, इसमें हमने अभी ये स्पष्ट किया कि जब किसी व्यक्ति के कथन को तार्किकता के आधार पर सिद्ध नहीं करके अपितु उसके प्रति आदर या श्रद्धा के द्वारा उसके तर्क को सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है, ये हमेशा अनुचित नहीं होते। यदि वास्तव में कोई व्यक्ति श्रद्धा या आदर का पात्र है या उस विषय का विशेषज्ञ है तो ये युक्ति दोष नहीं होता। किंतु कई बार हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति उस विषय का विशेषज्ञ न होते हुए भी उस व्यक्ति के संदर्भ में जब इस प्रकार की आदर भाव या श्रद्धा भाव को जागृत किया जाता है तो वहाँ श्रद्धामूलक युक्ति तर्क दोष उत्पन्न हो जाता है। जैसे कि धार्मिकता के क्षेत्र में किसी वैज्ञानिक के कथनों का प्रयोग कर उसकी प्रामाणिकता को सार्थक सिद्ध करने का प्रयास करना। धार्मिकता के क्षेत्र में जैसे डार्विन के सिद्धांत को लिया जाए, इसी प्रकार वैज्ञानिकता के क्षेत्र में किसी धार्मिक गुरु के वचन को प्रमाण सिद्ध करने का प्रयास किया जाए तो उसमें श्रद्धामूलक युक्ति तर्क दोष होता है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि जो विज्ञापन होते हैं उन विज्ञापनों में भी जन साधारण के अंदर जो है किसी व्यक्ति विशेष को लेकर कोई श्रद्धा भाव या आदर भाव जागृत करते हुए ये जो विज्ञापन कंपनियां जो होती हैं वे अपने विज्ञापनों का प्रचार प्रसार करती हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत सी विज्ञापन कंपनियां होती हैं जो अपने प्रोडक्ट्स को जन साधारण तक पहुंचाने के लिए किसी विशिष्ट व्यक्ति का सहारा लेकर और उनमें उस अपने जो प्रोडक्ट है उसका प्रचार प्रसार करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि सौंदर्य प्रसाधन है, इन सौंदर्य प्रसाधनों का अधिक से अधिक जन साधारण में प्रचार प्रसार करने के लिए किसी विशेष हीरोइन या हीरो का सहारा लेकर जब प्रोडक्ट कंपनियां जो हैं जो अपने प्रोडक्ट का जो है प्रचार प्रसार करती हैं तो उसमें भी हमें श्रद्धामूलक युक्ति तर्क दोष स्पष्टतः प्रतीत होता है। आज का हमारा जो इससे आगे का प्रासंगिक तर्क दोष है उसे उपलक्षण तर्क दोष की संज्ञा दी जाती है। फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट, इसे सौपाधी या उपलक्षण तर्क दोष कहा जाता है। जब भी कोई सामान्य नियम जो किसी सामान्य परिस्थिति में उचित होता है उसके लिए ये आवश्यक नहीं है कि वह नियम विशेष परिस्थिति में भी सहायक हो। इस प्रकार जब किसी सामान्य नियम का उपयोग किसी विशेष परिस्थिति में किया जाए जो उसकी आकस्मिकता उसे सामान्य परिस्थिति में अनुपयोगी बना दे तो वहाँ जो है सौपाधी या उपलक्षण तर्क दोष पाया जाता है। इसके सौपाधी उपलक्षण तर्क दोष का एक उदाहरण जो है हमें महान दार्शनिक प्लेटो की प्रसिद्ध रचना रिपब्लिक में मिलता है। एक सामान्य नियम है कि हमने किसी भी व्यक्ति से कोई ऋण लिया है तो उस ऋण को हमें एक निश्चित समयावधि में उसको चुका देना चाहिए, या किसी व्यक्ति से हमने कोई वस्तु ली है तो उसकी वस्तु को हमें एक निश्चित समयावधि में उसे पुनः लौटा देनी चाहिए। प्लेटो ने रिपब्लिक में एक उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट किया है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसने अपने मित्र को एक शस्त्र जो है उसकी सामान्य मानसिक अवस्था में दिया था और कुछ समय पश्चात जब वह व्यक्ति अपना शस्त्र जो है उससे वापस लेने के लिए जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि जिस व्यक्ति ने शस्त्र दिया था अब वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है या मानसिक रूप से उसमें कुछ विकृतियां आ गई हैं जिसके कारण उस व्यक्ति के अंदर
मानसिक स्थिरता या संतुलन नहीं है, जिसे हम पागल कहें, वह हो गया है। तो क्या इस परिस्थिति में हमें उस व्यक्ति के उसके शस्त्र को लौटाना चाहिए? नैतिकता और सर्वजन के हित को देखते हुए हमें उस परिस्थिति में उस हथियार या शस्त्र को उस व्यक्ति को नहीं लौटाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वह व्यक्ति उस शस्त्र या हथियार का उपयोग कर स्वयं को कोई क्षति पहुंचा दे या जन सामान्य को भी कोई क्षति पहुंचा सकता है। इस प्रकार सामान्य नियम ये है कि हमने किसी व्यक्ति की कोई वस्तु ली है या उससे कोई वस्तु या कोई ऋण लिया है, तो उसे एक निश्चित समय अवधि के पश्चात हमें लौटा देना चाहिए। किंतु विशेष परिस्थिति में, जैसा कि हमने इस उदाहरण में देखा कि इस परिस्थिति में उस व्यक्ति को वह शस्त्र या हथियार लौटाना उचित नहीं है। इस प्रकार सामान्य परिस्थिति में जो नियम सहायक है वह आवश्यक नहीं कि किसी विशेष परिस्थिति में भी वह नियम सहायक हो। इस प्रकार जो सामान्य नियम है, उस सामान्य नियम का कभी कभी हम किसी विशेष परिस्थिति में उपयोग करने का प्रयास करते हैं और कोई आकस्मिक परिस्थिति उस सामान्य नियम को उस विशेष परिस्थिति में अनुपयोगी बना देती है, तो इसे हम सौपाधी या उपलक्षण, तर्क दोष या फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट की संज्ञा देते हैं। एक होता है परिवर्तित उपलक्षण तर्क दोष, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है फैलेसी ऑफ कन्वर्स एक्सीडेंट। सामान्यतः जब हमने अभी उपरोक्त जो नियम था देखा था, ये उसका परिवर्तित रूप है। जब कोई विशेष नियम किसी विशेष परिस्थिति में तो सहायक हो सकता है, किंतु वह सामान्य परिस्थिति में भी सहायक हो ये आवश्यक नहीं है। अतः जब हम किसी विशेष नियम का उपयोग सामान्य परिस्थिति में करते हैं, किंतु वह नियम उस सामान्य परिस्थिति में उपयोगी नहीं होकर अनुपयोगी हो जाता है, तो उसे हम परिवर्तित उपलक्षण तर्क दोष की संज्ञा देते हैं। क्योंकि ये आवश्यक नहीं है कि जो विशेष नियम किसी विशेष परिस्थिति में सहायक है वह उस सामान्य परिस्थिति में भी सहायक हो। इसे अवैध सामान्यीकरण का तर्क दोष भी कहा जाता है, क्योंकि या अविचारित सामान्यीकरण का तर्क दोष भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बिना किसी विचार के किसी विशेष नियम का सामान्य परिस्थिति में उपयोग किया जाता है। एक उदाहरण के द्वारा हम स्पष्ट करते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है किसी शारीरिक वेदना से अत्यंत पीड़ित है और समस्त चिकित्सकीय उपाय करने के बाद भी उसकी पीड़ा शांत नहीं हो रही है, तो उसे नींद की गोली या जो है बेहोश करने की कोई दवा दी गई है, जिसका उद्देश्य है कि उसकी पीड़ा को कुछ समय के लिए शांत किया जाए। तो हमने विशेष परिस्थिति में अर्थात उसकी शारीरिक वेदना को देखते हुए निद्रा की गोलियों का प्रयोग किया है या बेहोशी की दवाई का उपयोग किया है। अब कोई व्यक्ति ये कहे कि सभी व्यक्तियों को जब भी वे पीड़ित हों तो उन्हें निद्रा की गोली या बेहोशी की गोली दे देना चाहिए, तो इसमें जो है हमें परिवर्तित उपलक्षण तर्क दोष स्पष्टतः दिखाई देता है, क्योंकि ये आवश्यक नहीं है कि नींद की गोलियां या जो बेहोशी की दवाई किसी विशेष परिस्थिति में जो सहायक हों वे सभी मनुष्यों की पीड़ा को शमन करने में सहायक हो। इस प्रकार आज के इस व्याख्यान में हमने देखा कि प्रासंगिक तर्क दोष के कुछ विभिन्न प्रकारों की उदाहरण के साथ विवेचना की, जिनमें से इस प्रकार है लोकोत्तेजक तर्क युक्ति दोष, जिसे आर्ग्यूमेंटम एड पॉपुलम की संज्ञा दी गई है। दूसरा जो है श्रद्धा मूलक युक्ति तर्क दोष, जिसे आर्ग्यूमेंटम एड वर्केंडियम की संज्ञा दी गई है। तीसरा जो हमने पढ़ा वह पढ़ा सौपाधी या उपलक्षण तर्क दोष, जिसे फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट की संज्ञा दी गई है अंग्रेजी में। और जो चतुर्थ तर्क दोष है वो हमने पढ़ा परिवर्तित उपलक्षण तर्क दोष, जिसे फैलेसी ऑफ कन्वर्स एक्सीडेंट की संज्ञा दी जाती है। आज के व्याख्यान से संबंधित हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार हैं। लोकोत्तेजक तर्क युक्ति दोष को स्पष्ट कीजिए।
श्रद्धामूलक युक्ति तर्क दोष से आप क्या समझते हैं, इसे उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कीजिए। सौपादी या उपलक्षण तर्क दोष को उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कीजिए। परिवर्तित उपलक्षण तर्क दोष को उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कीजिए। आज के व्याख्यान में हमने इन तर्क दोषों की विवेचना उदाहरण के साथ करते हुए इन्हें स्पष्ट करने का प्रयास किया है।